प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सबको। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, कुछ बहुत दिनों से एक छोटे से इश्यू आए हुए थे कि एसएससी में जो पेपर का लेवल डिफरेंट हो जा रहा था एग्ज़ाम के बाद। तो बहुत सारे बच्चों ने क्लास में भी बोला कि एग्ज़ाम का लेवल जो स्टार्टिंग में था वो कुछ और था, बाद में लेवल कुछ और हो गया और उसकी वजह से सिलेक्शन में डिफरेंस आया। बहुत सारे बच्चे बहुत मिनिमम मार्जिन से रह भी गए। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। एक टीम है जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर केस फाइल किया हुआ है एसएससी के ऊपर। तो वो लोग भी मुझसे मिले कि इसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हाथ में आ जाए, एक ऐसा कोई सबूत हाथ में आए जिससे हम ये प्रूफ कर पाएँ कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है भी या नहीं भी, या इस तरीके से जो एग्ज़ाम में डिफरेंस आता है वो सिलेक्शन में डिफरेंस डालता है या नहीं डालता। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि हम जुडिशरी पे भी जाते हैं, रेस्पेक्टिव जुडिशरी पे भी, तो वहाँ पे भी सवाल पहला यही खड़ा होता है कि हमारे कहने से आसान या मुश्किल पेपर नहीं होता है, या स्टूडेंट के कहने से आसान या मुश्किल पेपर नहीं होता है। मुश्किल या आसान इस बात से डिसाइड हो सकता है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनका सिलेक्शन किस लेवल से वहाँ से होने लग रहा है। तो बड़ी कोशिश की बच्चों, और हमारी भी एक टीम है मेरी जिन्होंने काम किया, और एक careerwill.com करके एक टीम है, उनके साथ ही प्रयास हुआ मिलकर हमारा ज्वाइंट, और हमने कुछ डाटा निकाले हैं। और ये KKR रीजन के डाटा हैं। मैं आपको इसकी रिपोर्ट समझाता हूँ, आप धीरे धीरे समझिएगा। और किसी भी हालत में ये मत सोचिएगा कि हम उन बच्चों के कोई खिलाफ कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी जिनका SSC प्री क्वालिफाई हो गया। ऐसा हमारा कोई प्रयास नहीं है। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ कि किसका हुआ किसका नहीं। लेकिन मैं आपको जो आज रियल डाटा दिखाने जा रहा हूँ, इसके हिसाब से मेरिट आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये लगभग 100 रहती, या 130 रहनी थी, या 150 रहनी थी। आप सिर्फ डाटा के हिसाब से चीज़ों को चेक करिएगा, मेरी बातों को बिल्कुल नहीं मानिएगा। मैं सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ, अपना विवेक यूज़ करिएगा और फिर आइएगा, मैं आपसे भी बात करता हूँ। देखिए बच्चे, स्क्रीन पे शायद मैं दिखा पा रहा हूँ, ये careerwill.com करके एक साइट है जिस पे मैंने काम कराया है। अभी मैं आपको पढ़ के भी बताता रहता हूँ। बच्चों, ये KKR रीजन का सारा डाटा है, इसकी पूरी डिटेल इस साइट पे अभी मैं अपलोड करा रहा हूँ। ये 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था हमारा। तो 5 अगस्त को बच्चों जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 9,866 बच्चों ने अपीयर हुए थे और 183 बच्चों ने क्वालिफाई किया। यानी जो परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग रेट है वो 1.85% है। उसके बाद बच्चों 6 अगस्त को मात्र 279 बच्चों ने अपीयर हुए थे। ये सब KKR रीजन का, ऑल ओवर इंडिया रीजन KKR रीजन का 279 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें 5.02% क्वालिफाई हुए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आप देख भी पा रहे हो और मैं डाटा दिखा पा रहा हूँ सही से, तो आपको देखिए बच्चे, 5 अगस्त को सिलेक्शन रेट हुआ है 1.85%, 8 अगस्त को सिलेक्शन रेट है 1.26%, 9 अगस्त को सिलेक्शन रेट है 1.08%, 10 अगस्त को सिलेक्शन रेट है 1.76%, 11 अगस्त को सिलेक्शन रेट है 0.88%। यानी 14,417 बच्चे जो हमारे 11 अगस्त को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, 14,417 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मात्र 127 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। सबसे कम जो मेरिट गई, मतलब सबसे कम परसेंटेज जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है वो हमारा 11 अगस्त को हुआ है। 12 अगस्त को 1.64, 16 अगस्त को 1.09। एक KKR रीजन था, जिस डेट पे उनका एग्जाम हुआ था वो मैंने आपको लिस्ट बताया। तो यहाँ से आपने देखा कि 5 अगस्त से 16 अगस्त की तारीख के बीच तक कोई भी एग्जाम की डेट या शिफ्ट ऐसी नहीं थी जहां पर 2% से ज़्यादा बच्चा क्वालिफाई किया हो। कोई भी ऐसी डेट नहीं थी जहां 2% से ज़्यादा क्वालिफाई हुआ हो। 11 अगस्त की तो डेट ऐसी थी बच्चों जहां पे मात्र 0.88% बच्चे ही प्री क्वालिफाई कर पाए। आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी चीज़ है। अब मैं इससे दूसरे एस्पेक्ट्स पे आता हूँ, जिसको लेके बच्चे बवाल काटते हैं फेसबुक पे, वे मेरिट क्या जानी चाहिए क्या नहीं जानी चाहिए। हम नहीं डिसाइड करने वाले, आप डिसाइड करिए। आपको जो ठीक लगे वो सोचिए, उसके भी आप पे काम करिए। हम क्या काम कर सकते हैं आपके लिए, हम लीगली जो काम कर सकते हैं वो हम करेंगे आपके लिए। बाकी अब आप आगे का डाटा देखिए जो आपको चौंका देगा। 17 अगस्त को 4.67% बच्चों ने SSC प्री क्वालिफाई किया। 18 अगस्त को 3.60% बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया। 19 अगस्त को 4.41% बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया। 20 अगस्त को 6.35% बच्चों ने क्वालिफाई किया है।
21 अगस्त को 5.99 यानी 6% बच्चे क्वालिफाई कर गए और 22 अगस्त को बच्चों 6.54% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आप देखिए इस डाटा को ध्यान से, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ वैसे इसी वेबसाइट पे हम अपलोड भी कर रहे हैं इस डाटा को। तो आप सोचिए कि 17 अगस्त से 22 अगस्त तक आपका लगभग 5% बच्चों ने क्वालिफाई किया है और 5 अगस्त से 16 अगस्त तक आपका लगभग 1.25% बच्चे ने क्वालिफाई किया है। मतलब जहाँ पे हर 100 बच्चों में से लगभग 1.25 बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे हमारे 5 से 16 अगस्त तक, वही हमारे 17 अगस्त से 22 अगस्त तक लगभग हर 100 में 6 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। आप देखिए 100 में 1.25 और 100 में 6 बच्चे, आप समझ गए होंगे डिफरेंस कितनी बड़ी चीज़ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं नहीं कह रहा कि मेरिट 110 जानी चाहिए, 100 जानी चाहिए, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, अपने तरीके से डाटा की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ सब लोग एग्जाम को देखते हुए। मैं आपको एक्चुअल चीज़ दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि इसमें क्या रिजल्ट बनेगा और इसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने एवरेज निकालेंगे ना बच्चे तो मेरिट 110 जाए 112 जाए, वो आप देख लीजिएगा बहुत डाउन है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको लेके हुआ क्या है कि एक ग्रुप है जिन्होंने केस फाइल किया हुआ है और जिनके साथ मैं आज हूँ भी, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी कोई चीज़ निकाल के दीजिए ताकि कोर्ट में हम कुछ रख पाएँ, अदरवाइज़ तो केस एक्सेप्ट हुआ है वो भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो मैंने अपनी टीम लगाई इस काम पे और हमने इसको किया है। आज ये सारा डाटा आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए कितना सही है कितना गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरिट 105 जाए 100 जाए, मैंने वैसे 110 बोला था अपने एजम्पशन से, वो गलत है सही उसको छोड़ते हैं। आप डिसाइड करिए कि जहाँ 100 में से 6 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है और एक जगह 100 में से 1.25 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना लगभग 5 बच्चों का, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मेरिट जानी चाहिए थी और कौन गलत कौन सही है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक ग्रुप है हमारा, मतलब मेरा नहीं, बच्चों का जिन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए जहाँ पे रिव्यू हुआ कि एग्ज़ाम टफ आ रहा है, और जैसे ही 17 अगस्त के बाद का पेपर हुआ तो उन्हीं ग्रुप ने ये डिसाइड कर दिया बच्चों से पूछ के कि एग्ज़ाम बहुत आसान आया। 17 अगस्त से पेपर आसान आना स्टार्ट हुआ। तो जो ग्रुप है उसके कुछ लोग एसएससी गए और वहाँ पर उन्होंने एज ए स्टूडेंट अपनी तरफ से कुछ बातें रखी जो ना के बराबर सुनी गई। उसके बाद 8 सितंबर को आंसर की आई। आंसर की आने के बाद वो बच्चे फिर से वहाँ पे गए, और वो नहीं बहुत सारे सैकड़ों बच्चे गए होंगे वहाँ पे, उसका भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। 3 अक्टूबर को एक ग्रुप है जिन बच्चों ने प्रयास किया और उन्होंने केस फाइल किया कोर्ट में, जो 6 अक्टूबर को केस एक्सेप्ट हो गया, जिसके ऊपर 1-2 तारीखें भी हुई हैं, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता किस तारीख में हुई है। अभी 1 दिसंबर को उसकी नेक्स्ट हियरिंग है जिस पे हम लोग ये डाटा प्रोवाइड कराने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो भी। दूसरी चीज़, आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिएगा। आप ये मत सोचिए कि चीज़ें हम किसी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके अगेंस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मीन्स में बहुत सारी शिफ्ट और वहाँ पे आपके साथ ये चीज़ आए जो आज जो अभी इन बच्चों के साथ होने लग रही। तो समझिएगा चीज़ों को, लॉजिकली चलिएगा। तो और ये चीज़ें हरियाणा में क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, जैसा मुझे बताया गया उस एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सही गलत आपको देखिएगा। मुझे इस लिस्ट का पता है, ये सही है। तो इसमें 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और सुनने में ऐसा आया है कि 9 शिफ्ट में जितने बच्चे लगभग क्वालिफाई किए थे उतने ही एक अकेली 10वीं शिफ्ट में भी क्वालिफाई किया था। उस पर भी केस पड़ा हुआ है। शायद 4 दिसंबर को उसकी फाइनल हियरिंग है और उसमें उसके ऊपर कोई फैसला आ जाए तो ये बच्चे फाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन करने लग रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। आप बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, अगर कोई पेपर बहुत मुश्किल बना देंगे तो मेरिट कम जाएगी। और एक बच्चा जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है सिर्फ किस्मत की वजह से इस वजह से रह जाए कि जिस दिन पेपर मुश्किल था उस दिन उसकी टाइम आ जाए वो पेपर दे रहा हो, तो ये उसके साथ सोशल जस्टिस नहीं है। अब मैं बात कराता हूँ आपको उस बच्चे से, उन बच्चों से जो इस पर केस फाइल करें। अब आप उनसे बात। हेलो, आप लोग शायद मुझे जानते होंगे कुछ लोग, तो यही बात है जो अभी सर ने बताया यहाँ पे कि हम एसएससी वालों से भी मिले और फिर इस चीज़ को काफ़ी आगे ले जाने की हमने कोशिश करी, क्योंकि हमें पहले से भी लग रहा था जब से आंसर की नहीं भी आई थी ना, तो इस ग्रुप से हमें पता लग रहा था कि कुछ शिफ्ट आसान और कुछ टफ है। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने कोर्ट केस कर दिया, फिर आंसर की ये सब चीज़ें आ गई, अभी अपडेटेड आंसर भी आ गए हैं यहाँ पे।
तो ये बोनस मार्किंग का भी काफ़ी इशू चल रहा है आजकल। बाकी फिर क्या था कि यार कोर्ट में वही है कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने केस भी कर दिया और फिर मैं वहाँ जाके सिर्फ ये बोल दूँ कि ये पेपर आसान है, ये टफ है, तो मतलब वो ये कुछ लॉजिकल नहीं लगता है। सिर्फ एक राजू कुमार को लगने से कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो हमें इस टाइप की कुछ डेटा चाहिए थी जिससे कि ये पता चल पाए, मतलब कुछ क्वांटिफाई हो कि हाँ भाई किसी पर्टिकुलर रीज़न से 2 लाख लोग बैठे थे, उसमें हर शिफ्ट से 10,000 लोग बैठे थे, 10,000 लोगों में से फिर कितने लोग सेलेक्ट हुए किस शिफ्ट से, है ना। तो यहाँ जो सर ने एनालिसिस करवाया अभी, जो इनके पास अभी जो डेटा सर दिखा रहे थे, तो उससे भी वही पता चला हमें। अब मतलब एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि 5th के सारे शिफ्ट आसान होंगे या सारे ही टफ थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने डे वाइज जब निकाला तो हमें ये पता चला कि वही जो पहले हमें लग रहा था 16 से पहले वाले सारे शिफ्ट जो है वो टफ थे, उसके बाद वाले आसान थे। अभी इस डेटा से तो इतना पता चल गया कि एक शिफ्ट से 0.88% लोग सेलेक्ट हुए हैं, और जो आसान जो हम बोल रहे हैं अभी जिस शिफ्ट को, वहाँ से 6.5 समथिंग 54% लोग सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 8 टाइम्स ज़्यादा, इस शिफ्ट से 8 टाइम्स ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मतलब डायरेक्टली इस चीज़ को बताता है कि हाँ कुछ शिफ्ट जो थी वो टफ थी, कुछ आसान थी, है ना। क्योंकि अगर सारी शिफ्ट एक जैसी होती तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड ज़्यादा वेरी नहीं करती, ±0.5%, 1%, बहुत ज़्यादा हो गया तो चलो 2% तक तो समझ आता है, लेकिन ये 8 टाइम्स ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू सर, अभी आपने ये जो डेटा आपने एनालिसिस करवाया पिछले 5-6 दिनों में, ये बहुत ही हमारे कोर्ट केस के लिए जो है हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अब लेट्स सी 1 तारीख को हम देखते हैं कि क्या होता है और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। थैंक यू सर। बच्चों, मैं ये जो एक टीम है careerable.com की, और जो मेरे साथ जो मेरा स्टाफ था, जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया अपनी तरफ से। आप लोगों के पास ओपन है ये लिस्ट, आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करिए, चीज़ें अपनी तरफ से कीजिए और खुद देखिए कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है गलत है। चीज़ों को एनालिसिस करिए, फिर डिसाइड करिए। ये बच्चे आगे बढ़ ही रहे हैं, हम जहाँ तक जिनकी जो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, और उम्मीद है कि चीज़ें सही हों। और ये चीज़ तो सही है कि ये दिक्कत जो प्री में आई है और बहुत सारे बच्चे जिनका हो गया है उनको मुबारक, लेकिन वो ये ना सोचे कि हम उनके खिलाफ हैं। बेटा, तुम्हारा तो हो चुका है सिलेक्शन और तुम तो सिलेक्टेड हो चुके हो, लेकिन एक चीज़ देखो कि अभी तुम्हें मेंस देना है, और यही स्थिति मेंस में हो गई और पेपर बहुत टफ आ गया एक शिफ्ट में और एक बहुत आसान हो गया, तो बेटा यहाँ तो 0.25 नंबर से भी रह जाता है सिलेक्शन, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो क्यों ना अभी कुछ ऐसा किया जाए कि चीज़ें सही हो जाएं और आगे ऐसी दिक्कत ना हो। किस्मत के भरोसे बच्चा ना बैठे, तैयारी के भरोसे बच्चा बैठे, उसी में मज़ा है। आप चीज़ों को देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, careerable.com साइट है, उस पर जाइए और उस पर ये सारा डाटा डला हुआ है। मैं कोशिश करूँगा फेसबुक पे भी इस पूरी लिस्ट का एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दूँ और आप देखिए, और इस हिसाब से जैसा डाटा है कि क्या रीज़न का, मुझे नहीं लगता कि मेरिट 130 जाएगी, और मैं जो कह रहा था उससे भी कम चली जाएगी। क्योंकि अगर 8 टाइम्स बच्चा सेलेक्ट हो रहा है 17-18 तारीख के आसपास, 22 तारीख को 8 टाइम्स बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जो पहले की शिफ्ट है, तो आप अंदाज़ा लगाइए फिर मेरिट कहाँ जाएगी और एग्ज़ाम का लेवल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। जिनको गाली बकनी है वो गाली बकिए, और जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। बाय बच्चों।